तुम्हारे पास है 100 ml of 0.5 molar MnO4 minus solution is treated with 20 ml, ये 20 ml है, of Fe+2 solution of unknown concentration in acidic medium. Find molarity of Fe+2 solution. फटाफट करो, इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर जो चैट बॉक्स में लिख देना सब लोग, है ना। कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सॉल्व कर रहे हो ना? यस सर।
डन। चलो हम करते हैं इसको सॉल्व। अच्छा यहाँ पे क्या है, MnO4 माइनस जो है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, Fe+2 से। तो Fe+2 को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। एसिडिक मीडियम में तो Mn+2 में ही कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+, राइट। इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस क्या है, 100 इंटू 0.5 इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर, हम ऐसे तो करते हैं फाइव इक्विवेलेंट बराबर फाइव फाइव 5। 5 इसका इसका क्या हो जाएगा, इसका 20 into x into 20 2 इंटू एक्स इंटू 1, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का। एक्स कितना आ गया, 5 इंटू 5 इंटू 0.5, 12.5 आ गया, ठीक। सर 2 क्यों नहीं होगा क्या क्या, सर वो 2 क्यों नहीं होगा वो कौन सा 2, सर मतलब एक तो वैलेंसी फैक्टर एफी का कैसे निकालते हैं वैलेंसी फैक्टर, सर वो डिफरेंस चार्ज हाँ तो चार्ज का डिफरेंस कितना दिख रहा है तुमको, सर तो अच्छा ओके सर हाँ हो गया 3 - 2 है ना, 1 ही तो है, 3 - 2 2 हाँ थोड़ी यस होता है, यस सर ठीक है। सबको समझ में आया, यस सर। सर सर हाँ फाइव हाँ कैसे बोलिए। है समझ में 5 यार, कैसी बातें कर रहे हो यार, MnO4 माइनस का वैलेंसी फैक्टर 5 होता है, कितनी बार कर लिया हमने, शायद हजारों बार कर लिया होगा 5। बोलो ओमिंदर, बोलो क्या हुआ। सर ये मतलब प्रेडिक्ट कर मतलब ये सोचना कि कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है किसको रिड्यूस कर रहा है वो प्रॉब्लम अच्छा है एक बात बताओ, MnO4 माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, बोलो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ उसमें क्या क्या मुश्किल आ रहा है, तुमने नोट्स नहीं पढ़े अच्छे से, देखो मैं बताता हूँ, मैंने सब कुछ यस लिखवा, सर हाँ ये देखो ये लिखवा रखा है, देख रहे हो ये, अब ये जब तक नहीं याद करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे, बता रहा हूँ। KMnO4 आता ही रहेगा, रेडॉक्स मतलब KMnO4 K2CR2O7, इनके बारे में तो चीजें याद होनी चाहिए। मतलब एसिडिक मीडियम है तो वैलेंसी फैक्टर 5 है, ये याद होना चाहिए तुमको, निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये पूरे केमिस्ट्री में इतनी बार आएगा तुमको KMnO4 के बारे में, तो ये अच्छे से याद होना चाहिए, स्पेशली एसिडिक मीडियम तो अच्छे से याद होना चाहिए, बाकी भी याद होना चाहिए क्योंकि पूछ तो सकते ही है कभी भी, है ना। ये सब चीजें लिखवा रखी हैं, कौन किस मीडियम में जा रहा है। अब Fe+2 जो है, कभी देखा Fe+2 को Fe4+ में, वो +2 से +3 में जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा तो, और किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में हम देखी नहीं, देखते ही नहीं है ना, तो हमें पता है। तो Fe+2 किस में जाएगा, Fe+3 में, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ में। तुम्हारा पैकेज क्या करते हैं अभी, एक आधा क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज में 17 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का 17 क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट ठीक है, ट्राई करो, है ना। 17 क्वेश्चन फटाफट करो सब लोग।
आंसर जो चैट बॉक्स में डालना है। किसी का आंसर नहीं आया क्या? अच्छा आया, साहिल का आ गया। डन। दो ही लोगों का आंसर आया यार अभी तक, बाकी लोग क्या कर रहे हो? भार्गवी बेटा तुम्हारा बताओ, आंसर आया? नहीं आ रहा सर। कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा हुआ है, बट है बहुत सिंपल। जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो मुझे लगा अरे ये तो सिंपल था सर, बट हो गया समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। सर कैलकुलेशन किया बट आंसर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, चलो मैं बताता हूँ। चलो हम डिस्कस करते हैं ना 17 क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है 17 वाले में, you have CuSO4 dot XH2 were dissolved in water and H2S। उसको क्या किया, H2S में प्लस H2O में डिसॉल्व किया। हम बस काम का चीज जो है ना वही लिखेंगे, बाकी से मतलब नहीं है। CuS मिला हमें प्रेसिपिटेट, कंप्लीटली प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्लस H2SO4 मिला। उन्होंने बोला H2SO4 को हमने NaOH के साथ रिएक्ट करा दिया, न्यूट्रलाइज करा दिया कंप्लीटली। तो एक बात पक्की हो गई, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। ये बात पक्की हो गई, क्वेश्चन 1। दूसरी बात, इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 जो है वो किसके इक्वल है, इक्विवेलेंट ऑफ CuSO4 डॉट XH2। भाई एक ही तो रिएक्शन है, भाई ये तो एक रिएक्शन है ना, इसमें तो इक्वल हो जाएंगे ना, क्या दिक्कत है?
तो ये इक्वेशन 2 हो गई। फ्रॉम 1 and 2 क्या बोलेंगे हम? इक्विवेलेंट ऑफ NaOH is equal to equivalent of CuSO4 dot XH2, isn't it? बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक आने के बाद तुम कर सकते हो। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब सब लोग निकालो। अब सभी का आंसर आना चाहिए चैट बॉक्स में। 67 स्टूडेंट है, 67 रिप्लाईज आने चाहिए मेरे पास। फटाफट, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, सबका आंसर आना चाहिए अभी। सर हाँ बोलो। सर ऐसे क्वेश्चंस में प्री रिक्विजिट नॉलेज यूज कर सकते हैं हम लोग? मतलब हमें जो पता है, मतलब CuSO4 में 5 Yes, sir. H2 लगता है, FeSO4 में 7 अच्छा, H2 हाँ। लगता है, ऐसे सब चीजें। वो थोड़ा सा रिस्की, वैसे रिस्की तो नहीं है खैर, क्योंकि वो पांच ही रखेगा और तो रख नहीं सकता है। ठीक है, वैसा रख कर सकते हो, बट ये वैसा जेई पूछेगा नहीं। तो पूछ लिया है खैर यहाँ पे, बट जेई नहीं पूछेगा वैसा। ठीक है, फटाफट करो अभी सॉल्व। बट ऐसा कुछ आए ना तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो हाइपोथेटिकल नहीं बोला है तो, हाइपोथेटिकल बोला है तब गलत हो जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन पूछा है तो प्री नॉलेज कर सकते हो इस चीज के लिए। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए अब। सर यहाँ पे चैट का ऑप्शन नहीं आता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आंसर आ चलो हम गया। कर लेते। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH है ना, तो वो तो क्या हो जाएगा N1V1 1/3 into 30। ठीक है, दूसरा है इक्विवेलेंट ऑफ दिस, तो ये क्या हो जाएगा मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मोल्स कितने हो गए 1.25 अपॉन 159.5 प्लस 9.5 टू 2 प्लस 2 चार्ज है। अच्छा यहाँ पे तो ये भी होगा इंटू 10⁻⁻3। यहाँ से निकालोगे तो x कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। हाँ ठीक है, सर, 4.91 सबको समझ में आया? आ रहा है। अच्छा मेरा तो 5 से ज्यादा आ रहा था, हल्का सा ज्यादा आ रहा था 5 से। 5.19. 5 से हल्का से ज्यादा आएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, समझ में आया सभी को। 17 क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, देखो। चलो हम एक टाइप का क्वेश्चन और करते हैं जो हम पहले कर चुके हैं, आयनिक वगैरह में है ना, वो पढ़ चुके हैं। याद है तुमको, अगर हमारे पास एसिड और बेस हो, है ना, इससे क्या मिलेगा हमारा सॉल्ट प्लस वाटर। कोई भी इनमें से ये एक्सिस में हो तो हमारा सॉल्यूशन कैसा बनेगा बताओ? बफ। बेसिक। बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। और उसके लिए हमारे पास क्या निकालेंगे हम OH माइनस एक्सेस लेफ्ट सॉरी। वो कैसे निकालते हैं हम? इक्विवेलेंट ऑफ बेस माइनस इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अपॉन V1 प्लस V2। कॉन्सेंट्रेशन ऐसे निकालते हैं, वैसे तो ये नॉर्मेलिटी हुआ। ठीक है, ये तो क्या हुआ नॉर्मेलिटी हुआ, नॉर्मेलिटी।
और सॉल्यूशन अगर मान लो एसिडिक हुआ, इफ solution is acidic, in that case H प्लस का concentration left जो है वो हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस इक्विवेलेंट ऑफ बेस अपॉन V1 प्लस V2, राइट। आई थिंक ये आयनिक में हमने काफी डिस्कस किया था इसके बारे में, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना। ये ऐसे चीजें हम कर चुके हैं डायरेक्टली, हम तो पीओएच पीएच ऐसे निकालते थे, तो अभी तो हम कंसंट्रेशन पे ही बात करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रहा हूँ, है ना। कॉन्सेप्ट यही यूज करना है जो अभी डिस्कस किया है। तो मेरे पास है 40 ml ऑफ n/10, और मैं टाइट्रेशन जो है ना उसको बता नहीं रहा हूँ, टाइट्रेशन मैंने समझा दिया था, याद है ना। टाइट्रेशन मैंने पढ़ाया Yes, था sir. आयनिक में, है ना। तो वो टाइट्रेशन का डेफिनेशन कैसे होता है वो सब नहीं बताने वाला मैं डायरेक्टली फिर बैक टाइट्रेशन में जाऊंगा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद। KOH are mixed, calculate normality of acid or base left, and what is the normality, what is the normality of salt formed in the solution। सर बहुत ज्यादा आ रहा है नॉर्मैलिटी। गड़बड़ कर रहे हो इसका मतलब? सर 1 मिली इक्विवेलेंट HCl बचेगा।
देखते हैं खैर। एक सेकंड सर। सर 0.0 ये साक्षी का सही आंसर है, हर्ष का भी सही आंसर है। साहिल तो गड़बड़, तुम गड़बड़ कर रहे हो कुछ। 1000 का डिफरेंस यस आ रहा सर, है, 1000 का यस सर, डिफरेंस। 1000। सबका सही आ रहा है ना, तो इजी है, मतलब खैर मुश्किल नहीं है। चलो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखो ना ज्यादा कौन है, 40 इंटू 1/10, 60 इंटू 1/20, 3 और 4। HCl ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, CL एसिड का एसिड मोल। तो N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, तो ये आ जाएगा 40 इंटू 1/10 माइनस 60 इंटू 1/20 अपॉन 100। कितना आ गया, 0.01। 1/50 0.0। ठीक है, ये तो आ गया एसिड का। सॉल्ट का हम कैसे निकालेंगे भाई, जितना गया उतना सॉल्ट का बच जाएगा। तो सॉल्ट का क्या हो जाएगा, 60 इंटू 1/20। ये तो इक्विवेलेंट आ गए सॉल्ट के, क्योंकि वो जा रहे हैं ना उधर। एक्स जो लिमिटिंग होता है, ये क्या है, लिमिटिंग है, लिमिटिंग ही तो उधर जाता है। अपॉन वॉल्यूम टोटल कितना हो गया, 0.03। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। सर वो 1000 से मल्टीप्लाई भी होगा ना 0.01। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे 1000 को। मिली इक्विवेलेंट्स। हाँ तो नीचे वॉल्यूम ml में लिया है ना, यस सर। तो फिर बराबर हो गया ना बात। यस। ठीक है, सबको समझ में आया, बोलो। Yes sir। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी कर लिए। अभी अगला जो टॉपिक है ना, थोड़ा ध्यान से समझना सब लोग। यहां से थोड़ी दिक्कत होना चालू होती है लोगों को। अभी तक सबको सब समझ में आ जाता है, यहां से दिक्कत चालू होती है। बैक टाइट्रेशन, ऑल्दो बहुत मुश्किल नहीं है, चीजें बहुत सारी एक साथ आ जाती हैं इसलिए कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अच्छा, बैक टाइट्रेशन का मतलब समझते हैं। पहले कोई भी एक जन सिंपल टाइट्रेशन का क्या मतलब होता है वो बताओ, कोई भी। सर हमारे पास एसिड कंटेंट मतलब रहता है, उसमें हम बेस ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते जाते हैं जब तक दोनों के इक्विवेलेंस बराबर नहीं हो जाते तब। ठीक है। क्या नाम है उसका, अतुल्य तुम बताओ। अतुल्य प्रेजेंट है, सो गया क्या अतुल्य। ठीक है कोई नहीं। अच्छा अभी टाइट्रेशन, नॉर्मल टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, जनरली हम एसिड जो है कंटेनर में ले लेते हैं और उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, इंडिकेटर डाल देते हैं। ठीक है, इंडिकेटर क्या करता है, वो इंडिकेट करता है कब उसका टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया। और ऊपर से ब्यूरेट लेते हैं, उस ब्यूरेट को हम लोग, ब्यूरेट से ड्रॉप वाइज हम बेस ऐड करते रहते हैं। ठीक है, तुम लोगों ने टाइट्रेशन वाला लैब में किया होगा ना, टाइट्रेशन। सर इस बार सर हम जल्दी लोग 11th में लैब में ही नहीं स्कूल किया। नहीं खुली। यार ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, स्कूल नहीं खुली। थोड़ा सा ऑनलाइन कर रहे हैं अभी तो। ऑनलाइन में कैसे तुम्हें टाइट्रेशन शो करते हैं। कुछ नहीं सर, उसमें कुछ नहीं, वीडियो जैसा सिमुलेटर है ना सर उसमें, कुछ तो वो नहीं सब होता है मतलब स्कूल में, बस थोड़ा बहुत मजा फालतू है आता सर वो। है। लाइट ये दिख रहा है सबको वीडियो। सर साउंड नहीं आ यस रहा। सर साउंड नहीं आ रहा।
साउंड अब पता नहीं यार, साउंड नहीं आ रहा तो सर आपने चलो साउंड शेयर नहीं सर किया स्क्रीन शेयर करने के होगा। टाइम वो नीचे एक ऑप्शन आता है शेयर विद साउंड करके, तो तब आएगा। नहीं कोई जरूरत नहीं साउंड की, रुक जाओ, मैं ही समझा देता हूँ ना इसमें। तो क्या है, बहुत ये तुम्हारा जैसे ऑक्सैलिक एसिड लिया है, ये NaOH है, सॉरी NaOH का सॉल्यूशन है, 0.1 नॉर्मल लिखा हुआ है। ये पिपेट है जिससे सॉरी ब्यूरेट है जिससे तुम्हारा वो ड्रॉप वाइज ऐड होता जाता है यहां से, ठीक है। अब ये तो कुछ ड्रॉप गिरे नहीं, फिनोफ्लिन इंडिकेटर की बॉटल है, इससे तुम क्या सॉल्यूशन ले रहे हो ऑक्सैलिक एसिड का 0.1 नॉर्मल का, और वो इसमें डाल रहे हो कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट, 20 ml 10 ml जितना भी है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सैलिक एसिड तुम फिल कर रहे हो, ये तुम्हारा बीकर हो गया। अब देखो फिनोफ्लिन का, add a drop of phenolphthalein in conical flask. At this stage, the contents of conical flask will be colorless. स्टार्टिंग में वो कलरलेस है, ठीक है। अभी फिनोफ्लिन का एक ड्रॉप डालोगे, देखो बहुत कम अमाउंट में ऐड करते हैं फिनोफ्लिन। ठीक है, अभी इसे मिक्स किया तुमने, अब इसको यहां पे प्लेस कर दिया तुमने। मूव द ब्यूरेट मार्किंग्स टुवर्ड्स योरसेल्फ सो दैट यू, चलो ये तो ऐसे ही है। अब ये मार्किंग होती है तो 50 ml का जैसे होता है, तो 50 ml में से कितना वॉल्यूम चला गया। अब तुम ड्रॉप वाइज जो है, अभी ड्रॉप वाइज ऐड होते जाता है, ऊपर से तुम्हारा बेस जो NaOH है उस ब्यूरेट में डालते हो, और वो ड्रॉप वाइज ऐड करते जाते हो और मिक्स करते जाते हो इस तरीके से। नाउ टाइट्रेट द सॉल्यूशन with NaOH solution taken in burette slowly with constant shaking till color changes from colorless to pale pink. देखो अभी हल्का सा पिंक आना स्टार्ट हो गया। अभी तुम मिक्स करोगे तो वो, देखो मिक्स करोगे तो कलरलेस हो रहा है, बट अभी और ड्रॉप डालोगे ना तो फिर वो पिंक हो जाएगा, एक पॉइंट आएगा। लाइट पिंक जो है वो चाहिए होता है हमको, वो एकदम परफेक्ट आता है। स्टार्टिंग में लगेगा कि पिंक बन रहा है, बट वो पिंक बनता नहीं है मिक्स करने पे, क्योंकि वो सफिशिएंट नहीं होता है वो अमाउंट। अब देखो हल्का हल्का पिंक आने लग गया, वो वापस से डिसअपियर हो गया। यहां पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो ये लाइट पिंक आ गया ना, ये वाला, यही तुम्हारा टाइट्रेशन खत्म हो गया। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ NaOH कैसे निकालना है, जैसे 50 ml टोटल है, तुमने से 20 खत्म कर दिया, तो 20 तुम्हारा क्या हो गया, NaOH का वॉल्यूम ऐड हो गया। टाइट्रेशन समझा कि नहीं समझा बताओ, मैंने तो वीडियो भी दिखा दिया अब तो। यस सर। यस यस सर। ठीक है, मेरे को ध्यान नहीं था पहले, नहीं तो हम लोग कुछ कुछ चैप्टर्स के लिए यूज कर सकते थे पहले। मेरे को ध्यान ही नहीं आया कि मैं इस तरीके से वीडियो दिखा के एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से कभी कुछ ऐसा होगा ना तो हम डायरेक्टली यूट्यूब पे चले जाएंगे, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएंगे। एनीवे चलो हम बैक टाइट्रेशन अभी देखते हैं। बैक टाइट्रेशन में क्या होता है, अब मान लो तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये तुम्हारा एसिड है, ये जो बैक टाइट्रेशन रियल इंसिडेंट के बेसिस पे इसका कॉन्सेप्ट आया। तो इसमें क्या है, एक बार कोई तो साइंटिस्ट है ना,
वो क्या कर रहे थे, वो टाइट्रेशन कर रहे थे, यहाँ पे बेस है। यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे एसिड है, ठीक है। टाइट्रेट, अब वो क्या है ना, वो थोड़े से उन्होंने लगा कि थोड़ा टाइम लगेगा, ड्रॉप वाइज ऐड हो रहा था, वो बाहर चले गए हल्का फुल्का, और वो कुछ काम आ गया, जो भी है भूल गए कि वो टाइट्रेशन छोड़ के गए हैं कि उनको शेक करना रहेगा ऐसा। तो पूरा बेस जो खत्म हो गया जब वो वापस आए। तब अब उन्होंने देखा यार कि यहाँ पे तो हम लोग, अब पता ही नहीं चलेगा कि कब टाइट्रेशन हुआ, क्योंकि वो वहां पे थे ही नहीं, तो उनसे गलती हो गई। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए उन्होंने वो ये वाला मेथड सोचा, बैक टाइट्रेशन का। तो देखो कैसे, अभी क्या है, तुमने बेस ऐड किया और तुम भूल गए, बेस पूरा का पूरा एसिड में मिक्स हो गया। अब जो बेस मिक्स हो गया एसिड के अंदर, उसमें जितना एसिड प्रेजेंट है, एसिड तो लिमिटेड है ना, एसिड इज लिमिटेड, बट बेस जो है वो एक्सिस में है, इजंट इट? यस सर। यस सर। तो तुम्हारा जो फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा, दैट विल बी बेस। मैं क्या लिख रहा हूं, फाइनल सॉल्यूशन जो है इट विल बी बेसिक ओनली, क्योंकि बेस जो है वो एक्सिस है और एसिड जो है दैट इज लिमिटेड। तो फाइनल सॉल्यूशन बेसिक है, और वो बेसिक कौन सा है, जो इस बेस का एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। मैं अभी बेस को डिफाइन कर रहा हूं कि ये बेस जो है, इस बेस का मतलब क्या है। मैं लिख रहा हूं इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ये वाली लाइन जो है ना, ये समझना, नहीं आए तो पूछ लेना। इक्विवेलेंट ऑफ बेस में कैसे डिफाइन कर रहा हूं, इक्विवेलेंट ऑफ बेस required to required to neutralize acid plus excess equivalent of base, not excess equivalent of base, plus equivalent of excess base, ठीक है। बताओ ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन समझ में आई कि नहीं आई, जो मैंने लिखा है कि ये बेस जो है, इस बेस की इक्विवेलेंट क्या है, कि एसिड से कितना न्यूट्रलाइज होगा प्लस बाकी का बचा हुआ एक्सेस जो भी है। एक्सेस चाहिए कितना, जितना एसिड से न्यूट्रलाइज हो जाए। तो इसको मैं मॉडिफाई करके क्या लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, भाई एसिड के जितने इक्विवेलेंट होगी उतनी तो न्यूट्रलाइज होंगे, प्लस इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेस बेस। बोलो ये वाली दो लाइन समझ में आई कि नहीं आई? यस ठीक है। सर अब पहला वाला नहीं आया। सर आप एक बार फिर से बता सकते हैं? देखो तुम्हारा जो बेस है, अच्छा चलो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। लेट्स से तुम्हारा एसिड तुमने लिया 25 इक्विवेलेंट, ध्यान से समझना 25, बेस मैंने लिया है 50, चलो 50 क्या लेते, 40 लेते हैं, है ना, 40 के हिसाब से भर दिया मैंने। अब मुझे एक बात बताओ, कितना बेस यूटिलाइज हो गया एसिड से? 25। 25। 25, है ना, दिस इज 25, तो दिस विल बी 25, दिस विल बी 15। वही तो लिखा है मैंने, 25 तो एसिड के साथ जाएंगे, 15 बचे रह जाएंगे। ये भी तो 25 ही है। अब मैं इसको चाहे ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, बात तो एक ही है, दोनों का मतलब तो एक ही, ये 15 है ही मेरे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। यस सर।
ठीक है, अभी क्या है, ये वाला बात हो गया। अभी मुझे एक बात बताओ, अभी जो फाइनल सॉल्यूशन बना है बेसिक, उसमें क्या क्या होगा? सॉल्ट और एक्सेस बेस। सॉल्ट और एक्सेस बेस। सॉल्ट का हमको कुछ फायदा थोड़ी ना है, मतलब वो हम अगर हम क्या नाम है देखें तो सॉल्ट का अब हमारे पास कोई फायदा नहीं है ना, सॉल्ट बन गया, हमारे पास तो बेस से मतलब है ना। हम मान के चल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस हम ऐड कर रहे हैं, तो हमें तो बेस से मतलब है, सॉल्ट तो बन गया जो बन गया। अब हमारे पास जो ये जो सॉल्यूशन बना है उसमें मेन क्या है, बेस, एक्सिस बेस। इसमें क्या है, एक्सिस बेस है। अब हम इस एक्सिस बेस के बारे में पता लगा लें, तो मुझे एक बात बताओ, हमें अगर एक्सिस बेस के बारे में हम पता लगा लें और हमें टोटल तो हम इक्विवेलेंट एसिड पता ऐड है, कर सकते तो हम एसिड के इक्विवेलेंट पता कर सकते हैं। बोलो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हमें ये चीज पता चल जाए, ये चीज तो पता है ही, तो ये चीज हम निकाल सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एक्सिस बेस के बारे में कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा? हाउ विल आई गेट टू नो एक्सिस बेस? सर एसिड ऐड करेंगे उसमें। एसिड ऐड कर देंगे, वेरी गुड। तो अभी उन साइंटिस्ट ने यही किया, उन साइंटिस्ट ने सोचा कि यार अब ये गलती तो हो गई है, रेक्टिफाई कैसे करें? तब उन्होंने दिमाग लगाया कि यार व्हाई डोंट आई ऐड एसिड इनटू इट, बिकॉज देयर विल बी एक्सिस बेस। एक्सिस बेस है तो इफ आई ऐड एसिड, तो एसिड से टाइट्रेट कर दूं तो मेरे को पता चल जाएगा कि बेस कितना है, और वहां से कैलकुलेशन करके मैं निकाल सकता हूं। फिर एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। हाँ हाँ, अब ऐसे, अब देखो देखो क्या हो रहा है। अब ये मेरा, देखो ये मेरा फेज 1 है, ये मेरा फेज 2 है। फेज 2 में मैंने क्या किया, मैंने इस यहाँ पे एक्सिस बेस लिया, जो वो सॉल्यूशन था ना ऊपर का, ये क्या है, एक्सिस बेस सॉल्यूशन। और यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एसिड लिया है, एसिड 2। चलो वहां पे एसिड 1 लिख देता हूँ, चलो ये एसिड 1 है, ये एसिड 2 है। एसिड 2 के बारे में तो मुझे इंफॉर्मेशन पता ही है, जो मैं ऐड करता हूँ उसके बारे में तो पता ही रहता है। इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 2 will be equal to equivalent of excess base, isn't it? बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं इक्विवेलेंट ऑफ बेस कैसे निकालूंगा? ये मतलब अब देखो, इसको मेरे को क्या निकालना है, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 1 निकालना है। इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 1 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे पुट कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 1, क्योंकि एसिड 1 के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं पता है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस, टोटल बेस, टोटल इक्विवेलेंट जो है ना, माइनस इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 2। दिस इज माय फॉर्मूला। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे समझ में आएगा। पहले तो बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक कोई डाउट है क्या? सर ये बैक प्रैक्टिस मतलब बैक किस में हुआ, मतलब समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? हाँ मुझे नाम जो बैक टाइट्रेशन में तो ऐसे हुआ क्यों सर? बैक टाइट्रेट कर दिया ना मतलब तुमने। फेज 2 के एक्सेस ऐड रिस्पेक्ट कर दिया ना बेस, तो बेस को बेस मतलब वापस जो एसिड ऐड अभी करके एसिड न्यूट्रलाइज करके निकालेंगे। बोलो अभी बताओ, किसी को कहीं पे भी कुछ समझना है तो पूछ लो। इधर आ गया। ठीक है, चलो हम इसका कुछ, इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, थोड़ा स्टेटमेंट्स वगैरह लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है here whole volume of base has been added to acid 1
then acid 1 will get neutralized. जो कहानी मैंने बताई है ना, वही कहानी मैं लिख रहा हूं, समझने में आसानी होगी तुम लोगों को. Then acid 1 will get neutralized in solution. Solution becomes basic due to excess base. Then excess base is titrated with non-solution of acid 2 and equivalent of excess base can be calculated from there. ठीक है, तो तुम यहां से क्या कर लिया, इक्विवेलेंट ऑफ एक्सिस बेस कैलकुलेट कर लिए. नाउ equivalent of excess base and total. नाउ को छोड़ते हैं एक बार. From equivalent of excess base and total equivalent of base, equivalent of acid 1 can be calculated. बोलो, कोई डाउट है क्या, कुछ समझ, कुछ भी डाउट हो तो बता दो. सर हाँ बोलिए. सर ये हमको ये जो प्रोसेस से इक्विवेलेंट्स ऑफ टोटल बेस मिलना चाहिए ना, क्योंकि वही तो अननोन था पहले. बेस अननोन नहीं था, एसिड 1 अननोन था. हाँ खैर हाँ वो तो खैर अननोन वो कुछ भी दे सकते हैं, बट हाँ जनरली सॉरी. वैसा होता है. बोलो, सबको समझ में आया, एक क्वेश्चन करें इसके ऊपर. यस सर. चलो एक सम करते हैं इसके ऊपर. चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक पर एक अच्छा क्वेश्चन देख रहा हूँ. कोई नहीं, हम लोग इसी क्वेश्चन, नहीं तुम्हारे पास ये है ना एनवस्थी, एनवस्थी में है शायद बैक टाइट्रेशन के क्वेश्चंस.
कोई नहीं, इसमें तो नहीं दिया हुआ क्वेश्चन। डबल टाइट्रेशन के क्वेश्चन आते हैं। चलो ये वाला ही कर लेते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, समझा दूंगा। तो तुम्हारे पास है 12.6 ग्राम ऑफ impure Na2CO3, impure Na2CO3 है, is treated with 500 ml of 0.5 molar HCl for complete reaction. The remaining HCl is back titrated by adding 100 ml of 0.5 molar NaOH. Calculate percentage purity of Na2CO3. सर 0.5 मोलर NaOH है ना? हाँ 0.5
सर 84% अप्रॉक्स। हाँ सही है। वेदांत बोल रहे? नहीं यस सर। सर। किसका आंसर है? सर 84 भी आ रहा है, 84 ही आ रहा है। सर अर्जुन 84% ही। अर्जुन, अच्छा यस सर 84। वेरी गुड वेरी गुड। यस सर आगे। चलो हम सॉल्व करते हैं। तो तुम्हारे पास देखो इन्होंने क्या बोला है, ट्रीटेड विद 500 ml ऑफ HCl फॉर कंप्लीट रिएक्शन, द रिमेनिंग HCl, मतलब HCl किस में है? एक्सिस में है। एक्सेस। ठीक है ना, तो ये एक्सिस पार्ट रिमेनिंग HCl मतलब ये एक्सिस वाला पार्ट जो है ना यहाँ आ रहा है। तो अपन क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट ऑफ एक्सिस HCl किसके इक्वल होगा? बैक टाइटेटेड विद NaOH, NaOH के। इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। ठीक है, तो इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितने? 0.5 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा? 0.05। So this is the equivalent of excess HCl. Now total equivalent of HCl कितना है? 0.5 दिया हुआ है और 500 ml दिया हुआ है, मतलब 0.25 है। ठीक है, तो अब equivalent of HCl neutralized by Na2CO3, इसका मतलब क्या है? इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। भाई दोनों दोनों एक ही तो बात है, चाहे मैं उसको न्यूट्रलाइज बाय Na2CO3 लिखूं या इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 लिखूं, दैट विल बी इक्वल टू 0.25 टोटल माइनस जितना एक्सेस है। कितना हो गया? 0.2। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं है? यस। किसी को डाउट तो बताओ। अब मैंने मान लिया, देखो प्योर पार्ट होगा वहीं रिएक्ट करेगा, तो मैं क्या मान रहा हूं? प्योर पार्ट ऑफ Na2CO3 मैं उसको 6 ग्राम ले रहा हूं। प्योर Na2CO3 तो कितना हो जाएगा? x अपॉन 106 इक्विवेलेंट ऑफ प्योर Na2CO3 कितना हो जाएगा? x अपॉन 106 इंटू 2। Na2CO3 का वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2 है। ये किसके इक्वल है? 0.2 की। x कितना आ गया बताओ? यहाँ पे सॉल्व किया होगा ना? 1.06 आ गया, 10.6 आ गया ग्राम। तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी आ गई? 10.6 अपॉन ये कितना है? 12.6 इंटू 100, ये कितना हो गया? 84% हो गया। बोले समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। नोट कर सकते हैं। सर ये क्वेश्चन तो जब हम स्टार्टिंग में आईरूटर देखते थे ना, तो पहले चैप्टर में करवाए थे। सर ऊपर हाँ है। यस। हाँ हो सकता है, बट खैर सर यूजुअली रिडॉक्स और स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन मिक्स करके पूछते हैं ना। मिक्स करके पूछते हैं। थोड़ा और ऊपर। चलो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। तो नीचे का
अच्छा एक सॉल्ट का फॉर्मूला लिख लो, से काम आता रहेगा। मोर सॉल्ट, इसका फॉर्मूला जो है ना याद करना है, दिया हुआ नहीं रहेगा कहीं पे। ये रहता है इसका फॉर्मूला। अच्छा मुझे बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, निकालो सब लोग। सर 4। 4, ये क्या है +2, वेरी गुड, ये क्या +2, 4 आ गया। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हारे पैकेज से सेट 2 का, रुको एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन है? ये करो 22 करो। तो 25% आया सर। 25%? कैसे किया? सर KMnO4 के इक्विवेलेंस 1 आए थे, बाद में मोर सॉल्ट ऑक्सीडाइज सिर्फ मोर सॉल्ट ही ऑक्सीडाइज हो गए क्योंकि Fe2SO4 के अंदर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इस वजह से मोर सॉल्ट के इक्विवेलेंस और KMnO4 के इक्विवेलेंस इक्वल कर दिए। ठीक है,
बाकी किसी का आया क्या? तो थोड़ा सा गलत आ रहा है, 23 आ रहा है। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, मोर सॉल्ट है प्लस तुम्हारे पास Fe2SO4 का होल थ्राइस आ रहा है ना। इसको तुम किसके साथ टाइट्रेट कर रहे हो? KMnO4 के साथ। KMnO4 क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज स्टेट में है, इट वोंट ऑक्सीडाइज। ठीक है। मोर सॉल्ट में क्या है? ठीक है, तो इसमें क्या है, ये Fe+2 है। Fe+2 किस में जाएगा? Fe3+ में, राइट। KMnO4 क्या करेगा? उसे ऑक्सीडाइज करेगा। बोलो, ये वाली बात यस समझ में आई कि नहीं? यस ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, मैंने लिखा इक्विवेलेंट ऑफ मोर सॉल्ट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। सर वो ऑक्सीडाइज क्यों नहीं हुआ? Fe+3 ऑलरेडी ऑक्सीडाइज स्टेट में ही है ना, फर्दर ऑक्सीडाइज थोड़ी होता है। यस इक्विवेलेंट ऑफ मोर सॉल्ट कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ मोर सॉल्ट इनटू मोर सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर क्या? सर पाई। वन लेंगे क्योंकि Fe+2 ही ऑक्सीडाइज हो रहा है। इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 हम कैसे लिखेंगे? KMnO4 का दिया हुआ 400 ml इंटू 0.5 मोलर और 5 इसका वैलेंसी फैक्टर है। ये क्या है? वैलेंसी फैक्टर। ये कितना आ गया? 1 आ गया। तो मतलब मोल्स ऑफ मोर सॉल्ट कितना आ सर गया? मोर 1 आ सॉल्ट गया। सर मोर सॉल्ट का जो एन फैक्टर है वो तो हम 4 नहीं लेंगे? देखो यहाँ पे क्या है, वही तो चीज है इसमें। यहाँ पे ओनली इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर रेडॉक्स रिएक्शन है, ध्यान रखो एक बात, रेडॉक्स रिएक्शन है और जो हम 4 लिखे थे ना, 4 ऊपर लिखा था, दैट इज मैक्सिमम, दैट इज मैक्सिमम टाइप एक तरीके से, ठीक है। तो वो वैसा है, सिचुएशनल बेसिस पे अलग भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनली Fe+2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए। सर तो कैसे पता चलेगा कि कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है? अब वो थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस से आएगा यार, ऐसे तो नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस से ही आएगा, है ना, धीरे धीरे आएगा। इसलिए मैंने क्वेश्चन करवाया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें पता नहीं चलता है कितना क्या करना है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। यस सर। किसी को कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो बताओ। सर वो एफी ही क्यों होगा वो समझ में नहीं आया। मोअर क्या सॉल्ट क्या? में वो मोअर सॉल्ट में खाली एफी का ही पार्ट क्यों होगा वो समझ में नहीं आया। तुम्हारे इसमें क्या है ना, जब तुम इससे रिएक्ट कराते हो KMnO4 से, तो ओनली Fe+2 वाला पार्ट ही जाता है, ये वाला पार्ट भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये -3 में है, बट ये कन्वर्ट किस में होता है? NH3 में कन्वर्ट होता है, उसमें भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होता है, तो कोई चेंज नहीं आता वहां पे। ओके सर, समझ। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। अच्छा, मैं अभी के लिए कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ,
कल ही हम जो है डबल टाइट्रेशन पढ़ेंगे। आज जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। कल हम लोग जो है डबल टाइट्रेशन पढ़ेंगे, तो उसके लिए आज का लेक्चर स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ बोलो। सर आज का वीडियो का लिंक अभी अपलोड करके आप दे सकते हो? ठीक है, मैं अभी ट्राई मेरा करता हूँ। नेट चला गया था।